देखते हैं, कल जहाँ से पढ़ाए थे वहीं से फिर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो, आवेश, आवेश होता क्या है? आवेश द्रव्य का एक प्रकार से गुण है जो चुंबकीय तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा इसका अनुभव करते हैं। आवेश क्या होता है? द्रव्य का एक प्रकार से गुण है जो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे मान लो पेन वगैरह जब अपने बाल में रगड़ते हैं हम लोग, तो पेन जब आवेशित हो जाता है तो उसको कागज के पास या छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसमें आकर्षित होता है। तो आवेश दो प्रकार से होता है, धनावेश भी और ऋणावेश। तो दोनों को पहचानेंगे कैसे? देखो, एक हमारे पास छड़ है जिसको हमने लटका दिया, ठीक, और दूसरा छड़ है हमारे पास, इसको भी मैंने लटका दिया। देखो, ये मान लो कांच का छड़ है और ये रेशम के पदार्थ से बनेगा छड़ है। दो छड़ है और दोनों को हम बिल्ली की खाल पर रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद ये आवेशित हो जाएगा और ये भी आवेशित हो जाएगा। अब जब दोनों छड़ को लटकाया गया है आपस में थोड़ा दूरी पे, अगर दोनों छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ने के बाद आपस में आके आकर्षित होते हैं तो समझ लीजिए एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश है, तब दोनों में आकर्षित होगा। अगर यही दोनों अगर दूर हट रहे हैं तो दोनों पे सेम है, या तो दोनों पे प्लस है या तो दोनों पे माइनस है। इसका मतलब ये है कि जब समान प्रकार का आवेश होगा तो दोनों में प्रतिकर्षित, और जब असमान होगा तो दोनों में आकर्षित होगा। अगला टॉपिक था आवेश का क्वांटीकरण। जैसे आवेश के मूलभूत के आवेश के अच्छा मूलभूत पढ़ो। एक एक पढ़ते चलो। आवेश हो गया, अब आवेश का मूलभूत गुण। पहला गुण क्या हो जाएगा? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण, ये आवेश का मूलभूत गुण हेडिंग है। इसमें पहला जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। इसमें क्या लिखेंगे? जब समान प्रकार का आवेश हो तो प्रतिकर्षित होता है, और जब असमान प्रकार से हो तो आकर्षित होता है। अर्थात जब दो के दोनों समान हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। और जब दोनों असमान अर्थात एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। दूसरा, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, इसमें क्या होगा? देखो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से इसे दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण हो गया। अब तीसरा,
आवेश का योग्यता, आवेश का योग्यता, इसमें क्या होगा? जैसे आवेश हमारे पास एक दो तीन चार ऐसे कई हैं, जैसे मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, इस प्रकार से हमारे पास है। तो इस आवेश को हम बीजगणितीय रूप से ही जोड़ सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आप इसमें लिखेंगे कि हम आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। ठीक। चौथा हो जाएगा आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, देखो जब कोई वस्तु आवेशित है, उस चाहे वो स्थिर रहे चाहे गतिमान रहे, उस पे कोई आवेश, जैसे मान लो इस पे मार्कर पर, पेन पर कुछ आवेश स्थिर है। ठीक। ये जब तक स्थिर है तो इस पे कुछ आवेश है। अगर इसको गतिमान कर दिया जाए तो उतना ही आवेश रहेगा, चाहे ये गतिमान रहे, वेग में रहे या फिर स्थिर रहे। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवेश किसी वस्तु पर आवेश उतना ही रहेगा, चाहे वो गतिमान हो चाहे स्थिर हो। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा हो जाएगा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, देखो प्रकृति में सभी वस्तुओं पर एक निश्चित नियत गुणांक का ही आवेश होता है। प्रकृति में सभी वस्तुओं पर एक निश्चित नियत गुणांक आवेश ही होता है। यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसे हम ई से भी दिखाते हैं, अर्थात आवेश Q इक्वल टू एन ई, जहां पे ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमने यही कहा किसी भी वस्तु पर एक नियत गुणांक होता है, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है या ना। ठीक। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो जो हमारा ये है आवेश, किसी वस्तु पर आवेश कितना होना चाहिए? एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है। मतलब एन के साथ एन 1 2 3 माने हैं, किसी के साथ लगा दे रहे हैं, ये हो सकता है माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। लेकिन 2/3 प्लस माइनस ई ये नहीं हो सकता है, 3/5e ये नहीं हो सकता है। ये सब नहीं होते हैं क्योंकि ये पूर्ण गुणांक में नहीं आते हैं। अब देखो ये पूर्ण गुणांक है, इसलिए इसको कहा गया किसी भी वस्तु पर जो पूर्ण गुणांक आवेश होते हैं उसे ही, उस गुण को ही क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक। ये आवेश का 5 मूलभूत गुण हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे, ये आवेश और आवेश का मूलभूत गुण था। हम अगला पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ठीक।
नियम, लिखते चलिए साथ साथ में, कॉपी वगैरह लेके बैठा करिए। अब क्या करेंगे, कूलाम के नियम में क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों बल होते हैं, आकर्षण लगेगा दो आवेशों के बीच या तो प्रतिकर्षण लगेगा। वही कह रहे हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिणामों की गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं, जैसे मान लो दो आवेश है Q1 Q2, उसको R दूरी पर रखा गया है, ठीक। यही कह रहे हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 दोनों का गुणा करा दी परिणामों का, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान कह रहा है उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात तो अपान में आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। अब इसको हटाने के लिए एक नियतांक मात्रक लेंगे परावैद्युतांक का K, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये मिला। जहां K की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिखेंगे K एक नियतांक है, परावैद्युतांक या नियतांक है, जहां K की वैल्यू क्या होगी, 9 × 0 10⁹, और इसी K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये सिर्फ वायु में है, एप्सिलॉन नॉट जब लिखा रहे सिर्फ वायु के लिए होगा, जब इसके बगल के परावैद्युतांक रख दिया जाए अन्य माध्यम के लिए, जैसे अगर पानी के अंदर भी हो या फिर किसी द्रव्य के अंदर हो, उसको निकालने के लिए नहीं है, सिर्फ ये वायु को निकालने के लिए। वायु में अगर दोनों ये आवेश रखे हैं तब के लिए ये फार्मूला है, अन्य माध्यम में रखे जाएंगे तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट हटा के या एप्सिलॉन रखते हुए यहाँ पे एक के लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परावैद्युतांक वैल्यू अलग होती है। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक, कैसे निकालेंगे, यही से निकाल लेंगे, इसको इधर कर दें इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इसका भी मात्रक होगा कुछ न कुछ, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपान कूलाम स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर लिखा गया। इसको इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किए नियतांक के लिए, जिसका वैल्यू होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसी के को हम लिखते हैं 1/4πε0। ये कब, जब वो वायु में हो, ठीक। अब क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला जो बनेगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, वायु में रखा गया, इसलिए वायु में वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये निकाल कैसे रहे हम यूनिट, अब देखो एप्सिलॉन यहाँ पे है तो एप्सिलॉन हम इधर कर ले रहे हैं, इक्वल टू 1/4π Q1
Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ सब जो एप्सिलॉन था इधर कर लिया, बाकी सब उधर कर दिया। तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, इसका होगा Q का क्या होता है, आवेश का होता है कूलाम, और इसका भी आवेश का कूलाम होगा, कूलाम 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 स्क्वायर अपॉन न्यूटन का क्या, बल का क्या होता है न्यूटन, और मीटर का क्या होता है, सॉरी दूरी का मीटर में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मात्रक निकालते हैं इसका। ठीक है ना, मिटा रहे हैं। कल यहाँ तक हो ही गया था। देखो अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है, इस पे भी पूछता है, क्वांटी जो क्वांटीकरण वाला बताया उस पे भी पूछता है। चलो क्वांटीकरण वाले पे एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक पर क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉन है, किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन है, उस चालक पर हमें आवेश की मात्रा बतानी है तथा उसकी प्राकृति ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, हमको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन 1500 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू कितना दिया है 1500, और क्या पूछ रहा है, आवेश की मात्रा Q पूछ रहा है। ठीक, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n E होता है, तो n का वैल्यू 1500 है, इंटू E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, 1500 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको उधर या तो इसमें ऐड कर लेते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 17 बचेगा, और यहाँ पे 15 इंटू 1 एक और कम कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, तो 1.5 इंटू 1.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.4 कूलम। अब प्राकृत पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या था, किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर आवेश की मात्रा तथा इसकी प्राकृति बताइए। अभी कल ही कहे थे कि जब किसी भी वस्तु पर आवेश ऋणात्मक होगा तो उसमें जो उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो हमेशा अधिकतम होगी। मतलब जब किसी चालक पर यह दिया रहे कि इतना इलेक्ट्रॉन अधिकतम है तो उसकी प्राकृत क्या होगी, ऋणात्मक, और धनात्मक कब होगी, जब उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी दी रहे। ये दोनों प्राकृत पहचानने के तरीके हैं। क्या है, अधिकतम कब होगा, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक रहेगी तब वो क्या होगा, आवेश ऋणात्मक होगा, और जब कमी होगी तो आवेश धनात्मक होगा। ठीक है, मिटा है। यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से सभी को ना। चलो इसके आगे अब देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र। मीटिंग डाल लो सब लोग, वैद्युत क्षेत्र।
चलो समझो। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे सभी लोग का, सभी वस्तु का एक क्षेत्र होता है, अपना भी एक क्षेत्र होता है, उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, चार्ज रखा है, ठीक। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को अगर लाया जाए तो इसके प्रभाव का अनुभव करे। इसके प्रभाव का अनुभव कैसे करेगा? अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों क्या होगा? एक्टिव, मतलब आकर्षण होगा। अगर प्लस, दोनों प्लस है तो यहाँ जैसे ही आएंगे इसके क्षेत्र में, जैसे ही इस आवेश के क्षेत्र में आएंगे तुरंत प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो इसका भी एक एरिया होता है, इससे पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? कैसे कहेंगे कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को ले आने पर उसके प्रभाव का अनुभव करे, तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं? एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर, मतलब मान लेते हैं हमारा जो आवेश है Q0 है, उस पर लगने वाला बल क्या है? F है। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि Q0 अर्थात बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F और उस आवेश अर्थात उस बिंदु आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो कैसे कहेंगे इसको? देखो, अब बिंदु आवेश क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक वस्तु था, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने तोड़ा और उस पर जो आवेश होगा उसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। तो हमने क्या कहा? किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होगा तथा इस आवेश के अनुपात को, जैसे मान लो यह बल लग रहा है और इस आवेश के अनुपात को, अब जैसे यह अपान Q0 कर दिया जाए, लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को ही क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया। तो या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा? E = F अपान Q0। ठीक, अब इसके आगे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा समझ में आया ना? इसके आगे क्या करेंगे? अभी इसी में लिखना है। किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं हमारे पास एक Q आवेश है, ठीक। Q आवेश है और इस पर क्या है? बिंदु आवेश। Q आवेश के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अभी हम पढ़े हैं कूलॉम के नियम से। तो क्या हो जाएगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0। वहां पे Q1 Q2 था, यहाँ पे क्या है? Q है और एक Q0 है। अपान दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R है। क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। ठीक, हम ये बल निकल गया और हमको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F अपान Q0। तो F का ये जब वैल्यू रखेंगे Q0 से कट जाएगा, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Q1 Q0 अपान R²। ये F का वैल्यू हमने रख दिया अपान
क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट से कट जाएगा तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई की फार्मूला मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लो जल्दी से। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे ई का। देखो इक्वल टू एफ अपान क्यू है, एफ का मात्रक पता है और क्यू का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। तो दोनों पर लगने वाला बल ज्ञात करना था और उसकी प्राकृत बताना था। ठीक है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके बीच की दूरी r, r क्या है, 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, F निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों के बीच बल, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन QP एंड QE अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। QP कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, अब देखो हमने क्या कहा था कूलाम के नियम में कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिणामों का गुणनफल के अनुपाती होता है। परिणामों में इसको निगेटिव नहीं लिया जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम अपान 4 इंटू 10⁻⁻15 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक, तो टोटल क्या हो जाएगा 9 इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा 14.4 इंटू 10। अब देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ पर भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 38, -38 में प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 29। यहाँ पर भी वही हाल है। देखो अब जब इस पावर का स्क्वायर करते हैं तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा -30 और एक 10 है तो घटकर यहाँ पे हो जाएगा 29। यहाँ पे 29 हुआ, यहाँ पे -19 -38 और प्लस 9 करेंगे तो इसका भी हो जाएगा -29। अब ये ऊपर जब जाएगा तो पॉजिटिव होके ये 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास 14.4 न्यूटन। ठीक है, अब इसकी प्राकृत क्या होगी, मतलब इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। अब देखो एक क्या है पॉजिटिव है, एक क्या है हमारा निगेटिव है, तो दोनों के बीच क्या होता है हमेशा आकर्षण होता है। तो ये इसकी प्राकृत क्या हो जाएगी, इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, तो ये हो गया इसकी प्राकृत। ठीक है।